नमस्ते। मैं दुर्गेश शर्मा भूमि क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए इकोसिस्टम के टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले मेरा एक वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी पर आ चुका है। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो पहले उस वीडियो को देख लें और समझ लें। जिसे भी समझ में नहीं आएगा वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करेंगे। आइए आज हम इकोसिस्टम टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारितंत्र, और इस पारितंत्र जो बना हुआ है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, मीन्स कि इकोसिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इको मतलब होता है पर्यावरण और सिस्टम मतलब होता है तंत्र। दोनों को जब जोड़ा गया तो हमको एक मिला पारितंत्र या इकोसिस्टम, एक नया शब्द मिला। इस नए शब्द को सबसे पहले एजी टेंसले ने 1935 ईस्वी में इंट्रोड्यूस किया था। आइए हम आपको इस इकोसिस्टम के टर्म के साथ साथ इसके 3 डिफिनीशन दिए जा रहे हैं। इन तीनों डिफिनीशन को मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा और उम्मीद यही करूंगा कि ये तीनों डिफिनीशन आपको बहुत ही अच्छे कंडीशन से समझ में आ जाएगा, जो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई एजी टेंसले इन 1935। जैसा कि मैंने पिछले बताया था कि इकोसिस्टम शब्द को सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? एजी टेंसले ने 1935 ईस्वी में। उन्होंने इसको डिफाइन भी किया था, द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। उन्होंने कहा कि जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक तो लिविंग फैक्टर और दूसरा नॉन लिविंग फैक्टर्स। लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो इन्वायरमेंट में मौजूद रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उसी इंटरैक्शन को हम इकोसिस्टम्स के नाम से जानते हैं। इसका जो दूसरा डिफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। इकोसिस्टम डिफाइंड एज द इंटरैक्शंस बिटवीन ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आसानी से चीज़ें इसमें दिखाई जा रही हैं या आप पढ़ पा रहे होंगे, तो उससे भी आप ये देख रहे हैं कि जो इंटरेक्शंस होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स के बीच की जो इंटरेक्शंस होती है इस इन्वायरमेंट में, इस पर्यावरण में, उसी पर्यावरण को के इंटरेक्शंस को हम इकोसिस्टम्स के नाम से जानते हैं। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जो सजीव और निर्जीव जीव जंतु, इस पर्टिकुलर सजीव और निर्जीव जो कंपोनेंट्स इस इन्वायरमेंट्स में या इस पर्यावरण में पाए जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करते हैं या परस्पर प्रक्रियाएं करते हैं, और उसी परस्पर प्रक्रियाओं को हम इकोसिस्टम्स के नाम से जानते हैं। अब हम आपको तीसरा इसका डिफिनेशन बताने जा रहे हैं कि जहां से आपको थोड़ी चीज़ें और भी समझ में आ जाएंगी, जो चीज़ें डाउट होंगी वो भी आपका दूर भी हो जाएगा। आइए देखते हैं। द डिफिनेशन डिफाइंड एरिया इन विच ए कम्युनिटी लिव्स। डिफाइन एरिया इन विच ए कम्युनिटी लिव्स with interaction taking place among the organism between the community and its non-living physical environment। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे एक कम्युनिटी रहती है और वो कम्युनिटी से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ साथ वो जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी और उसके नॉन लिविंग फिजिकल इन्वायरमेंट्स जो उसके सराउंडिंग एरिया में पाए जाते हैं, उनके बीच इंटरेक्शंस होते हैं और उसी इंटरेक्शंस को हम इकोसिस्टम्स के नाम से जानते हैं। अब हम आपको इसके जो टाइप्स होते हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहेंगे। आगे वाले वीडियो में आपको इसके टाइप्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम यहाँ देखते हैं कि इकोसिस्टम्स के आधार पर ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो तरह का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, दो तरह के होते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको इकोसिस्टम को थोड़ा सा और सिंपल वे के साथ समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए हम कुछ आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम एक अर्थ बनाएंगे, ठीक।
इस अर्थ में दो कंपोनेंट्स के रूप में हम रखते हैं, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये लिविंग थिंग्स हो गए और ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। इनके बीच जो इंटरेक्शन ये होता है, इसी इंटरेक्शंस को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, क्योंकि अर्थ पे ही बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर का फॉर्मेशन मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी में आप सभी को समझा चुका हूँ। वहाँ से आप क्लियरली ये समझ सकते हैं कि बायोस्फीयर बना कैसे, और इसी बायोस्फीयर में एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और उसी इंटरेक्शंस को हम इकोसिस्टम्स के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो इंटरेक्शंस चल रहे थे, उसी इंटरेक्शंस के बीच में ये चीज़ें पाई जाती हैं। एक और सिंपल वे के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले एक पौधे को लेते हैं। मान लीजिए एक पौधा है, इसकी ये रूट्स हो गए, ये सभी रूट्स हो गए, और ये ब्रांचेज हो गई। अब ब्रांचेज के माध्यम से ही इसमें क्या हो गया, पत्तियाँ आ गई, और ये पत्तियाँ एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं इस तरीके से। अब ये क्या करेंगे कि ये तो हो गया आपका बायोटिक फैक्टर। अब इसके एबायोटिक फैक्टर्स कहाँ से आते हैं, मान लीजिए ये सन हो गया, ठीक। अब सन से लाइट सीधे आएगी, और इस इन्वायरमेंट में ये CO2 आ गया। अब ऊपर से लाइट और उसी इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन जो इसके रूट्स होते हैं सॉइल में जो एम्बेडेड रहते हैं, वो रूट्स वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और इनका डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होता है। अब ये जाएंगे और पत्तियों में क्लोरोफिल के माध्यम से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और यही परस्पर प्रक्रिया ये ऑल डे करते रहते हैं, जिससे कि ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी फूड को ये क्या करते हैं, अपने लिए उपयोग करते हैं, और अपने आने वाले समय के लिए रिजर्व फूड के रूप में रखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से इस इन्वायरमेंट के बीच में वो पौधा रहते हुए एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है, और उसी इंटरेक्शंस को हम इकोसिस्टम्स के नाम से समझ सकते हैं आसानी से। या इसके अलावा आप एक सब चीज़ और देख सकते हैं कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग में क्या होता है कि हम अपने आउटर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मीन्स कि उसको ग्रहण करते हैं, और बॉडी के अंदर जो प्रसर क्रिया के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसको हम बॉडी से एलिमिनेट और बाहर करते हैं इस सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, ठीक। तो इस तरीके से ये इकोसिस्टम जो है परफॉर्म करता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर के रूप में। एक और एग्जाम्पल आप आसानी से इसका डिफिनेशन समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। आइए अब हम आपको इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताने का प्रयास करते हैं, और उम्मीद यही करूंगा कि इसके कंपोनेंट्स से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स। आप देख सकते हैं कि पहला है एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक। जैसा मैंने आपको पीछे समझाया था कि बायोटिक कंडीशंस में सभी तरह के जितने भी जीव जंतु आते हैं, पौधे आते हैं, ये सभी चाहे माइक्रोब्स हों या पौधे हो या एनिमल्स हों, ये सभी लोग बायोटिक कंडीशंस में या बायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में आप देखेंगे कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, वो सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द नॉन लिविंग factor are the physical environment prevailing in an ecosystem forms abiotic components। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है कि जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं या हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी फिजिकल इन्वायरमेंट में चीज़ें पाई जाती हैं, वो सभी चीज़ें इकोसिस्टम्स को फॉर्म करती हैं, और उसी इकोसिस्टम्स के फॉर्मेशन में ये एबायोटिक कंपोनेंट्स के रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं। इसी के आधार पर एबायोटिक कंपोनेंट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक, और दूसरा है एडाफिक फैक्टर। तो आप देखेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स इंक्लूड्स रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी, etc। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के थ्रू चीज़ें बनती हैं, रेन बारिश होना, टेम्परेचर कि इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का एक टेम्परेचर होता है 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ये टेम्परेचर हमेशा बना रहता है।
इसके साथ साथ लाइट की इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या इस पर्टिकुलर अर्थ पे सब लाइट का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है आपका सन। सन से ही सभी जीव जंतुओं को, सभी चीजों को लाइट मिलती है और उस लाइट के साथ वो अपने आप को सरवाइव करता है। विंड, विंड आप जानते ही हैं। विंड क्या है कि ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, ए मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम विंड के रूप में जानते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन इसी मिल के ये क्या करते हैं कि विंड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके बाद आता है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है नमी। इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में नमी आती है, नमी वो इसी विंड या इसी हवाओं के थ्रू हमेशा बनी रहती है और इसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। एक डिफरेंट टेम्परेचर के बाद भी कुछ मात्रा में या कुछ परसेंटेज में ये ह्यूमिडिटी बनी रहती है, लेकिन जब विंटर सीजन आता है या रेनी सीजन आता है तो उसमें उसकी ह्यूमिडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ, दूसरा है इडाइफिक फैक्टर। इडाइफिक फैक्टर्स में क्या है कि जितने भी सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स में क्या होता है कि सॉइल, पीएच, टोपोग्राफी, मिनरल्स, ये 3 या 4 चीजें जो दिखाई आप देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, उन्हीं चीजों के बारे में इसमें बताया जा रहा है। इसके साथ साथ सॉइल तो आप जानते ही हैं कि सॉइल एक ऐसा कंपोनेंट्स है या फैक्टर्स है जो पूरे अर्थ में रहता है और वो एक तरीके से अपने साथ सभी जीव जंतुओं को या जितने पेड़ पौधे हैं उनको फ्रीज करने का काम करता है। और उसी सॉइल में ही पीएच होता है। सॉइल का पीएच लगभग औसतन यदि लिया जाए तो एवरेज के रूप में आता है कितना है, 6.5 से लेके 7.5 तक इसका पीएच आता है। मीन्स की पीएच मतलब होता है कि उसकी एसिडिटी कितनी है, मीन्स की वो क्षारीय कितना है और अम्लीय कितना है। टोपोग्राफी मतलब होता है किस तरह की चीजें। टोपोग्राफी मतलब होता है कि इस धरती का जो एक समतल एरिया है वो किस तरह से प्लेन है, कहाँ पे ऊपर कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नहीं है, उस चीज़ों को बताया जाता है। कहाँ पे किसी भी प्लेस में पॉन्ड्स, रिवर्स, इन सभी चीज़ों के व्यवस्था को टोपोग्राफी के रूप में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो लास्ट देयर है मिनरल्स, तो जो सॉइल होती हैं, सॉइल में मिनरल्स बहुत ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं जो वाटर के साथ मिक्सअप होने के बाद उसको जितने भी पौधे हैं उसको एब्जॉर्ब करके अपने लिए यूटिलाइज करते हैं। ये था आपका इकोसिस्टम। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।